नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ के प्रीलिम्स री एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का डे वाइज रिवीजन हमारा चल रहा है। क्लास नंबर 21 है ये। इसको लाइक करिएगा और कमेंट जरूर लिखिएगा। यहाँ पर एक कमेंट सेक्शन में कई सारे लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं, काफ़ी खुशी होती है इस बात को देख करके। व्यूज़ भले ही ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लोग नॉन सीरियस भी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आरओ के प्रीलिम्स में, आप खुद ही देखेंगे। ठीक है, हमारा रिवीजन काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग करा रहे हैं। आरओ प्रीलिम्स एग्जाम जो आपका होना है 27 जुलाई को, इसके लिए काफ़ी ज़रूरी सीरीज़ है। इसके पिछले वीडियोस अगर कुछ लोगों ने नहीं देखे तो आप देखिएगा, काफ़ी ज़रूरी फैक्ट्स उसमें कराए गए हैं, काफ़ी ज़रूरी कंसेप्ट करा दिए गए हैं। रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हम लोग करा रहे हैं, हिंदी की टिप्स भी लगातार आपको दे रहे हैं। अब 27 जुलाई को ज़्यादा दिन नहीं रह गए, लगातार आपका रिवीजन चलते रहना चाहिए। करंट अफेयर के लिए जैसे पूछ रहे हैं लोग, करंट अफेयर का सेक्शन वाइज रिवीजन होगा, करंट अफेयर का पापा वीडियो आएगा और पेड ग्रुप मेंबर्स को पापा पीडीएफ मिलेगी जल्द से। कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, भारत के जो तटीय मैदान है, तटीय मैदानी क्षेत्र, उसके बारे में हम देख चुके थे। ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं और जो भी फैक्ट रह गए थे उसको कवर कर लेते हैं। मैप में आप देख पा रहे हैं ईस्टर्न साइड जो हमारा तटीय मैदान है उसके कुछ भाग हैं यहाँ पर, जैसे उत्कल प्लेन है, यहाँ पर उत्कल का मैदान, फिर नर्दर्न सरकार है, उत्तरी सरकार इसको कहा जाता है। इसके संबंध में एक फैक्ट पूछा जाता है, वो याद रखना है। इसकी लोकेशन पूछते हैं, तो नर्दर्न सरकार कहाँ पाया जाता है? कृष्णा रिवर के उत्तरी भाग में, या फिर हम लोग कह सकते हैं महानदी और कृष्णा नदी के बीच में। तो हमारे एग्जाम में आ सकता है कि किन दो नदियों के बीच की लोकेशन है नर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार पाए जाते हैं तटीय मैदान के रूप में महानदी और कृष्णा नदी के बीच में, या फिर
कृष्णा नदी के उत्तरी भाग में, ये याद रखना है। उसके बाद कोरोमंडल का तट पाया जाता है। कोरोमंडल का तट का विस्तार कहाँ से? आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु वाले पूरे रीजन में कोरोमंडल तट है। और वहीं पर वेस्टर्न साइड अगर देखें हम पश्चिमी भाग में, तो पश्चिमी भाग में कच्छ के रण से शुरू हो जाता है ये, फिर काठियावाड़ का मैदानी क्षेत्र है, फिर कोंकण है यहाँ पे, गोवा महाराष्ट्र को कवर करने वाला, कर्नाटक को कवर करने वाला, ये मलाबार कोस्ट है जो केरल को कवर करता है बेसिकली। ये सब हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के भाग। सबसे जो साउथ में क्या पड़ता है? केप कमोरिन, ठीक है, केप कमोरिन। अब कुछ यहाँ पे अंतर है, जैसे पश्चिमी तटीय मैदानों में छोटी नदियों द्वारा कोई डेल्टा नहीं बनाया जाता है। ये अगर आ जाए स्टेटमेंट तो ये सही मानिएगा आप, ये ट्रू है, ये ट्रू है, सही है कि पश्चिमी तटीय मैदानों में छोटी नदी द्वारा कोई डेल्टा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे क्या बनाई जाती है? एस्चुरीज बनाई जाती हैं, ठीक है। वहीं पर पूर्वी तटीय मैदानों पर बड़ी नदियों द्वारा विस्तृत डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे गंगा नदी जब गिरती है बंगाल की खाड़ी में तो डेल्टा बनाती है। पूर्वी तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी के कारण उपजाऊ होते हैं। पूर्वी तटीय मैदान चौड़े होते हैं, अधिक चौड़े होते हैं यहाँ पे, जबकि पश्चिमी तटीय मैदानों में दक्षिणी भाग में मलाबार तट को छोड़कर के पश्चिमी तटीय कृषि उद्देश्यों के लिए उपजाऊ नहीं होते हैं। तो मलाबार रीजन को अगर हम छोड़ दें, केरल का जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके पश्चिमी तटीय मैदान कृषि उद्देश्यों के लिए उपजाऊ नहीं होते हैं। एक तो सॉइल के कारण है और दूसरा क्लाइमेट के कारण भी है। पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकरे होते हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़े होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा प्रतिच्छेदित होते हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान समतल सतह वाला मैदान होता है। ध्यान रखना है आपको। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में और कुछ चीज़ें जो रह रही हैं, जैसे इस मैदान में लगून की संख्या कम होती है। पूर्वी तटीय मैदान तरफ कम लगून पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी तटीय भाग में पश्चिमी तटीय मैदान में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के दक्षिणी भाग में कई सारे लगून पाए जाते हैं। पश्चिमी तट कटा फटा है, इस कारण से यहाँ पर अधिक बंदरगाह है, जबकि पूर्वी तट में कम बंदरगाह है, अपेक्षाकृत कम बंदरगाह है। भारत भूमि पर ज़्यादातर चीज़ें हमने कवर कर ली। प्लेन हो गया, माउंटेन रीजन हो गया, पठार वगैरह भी कवर हो गए, लेकिन ये चीज़ रह रही थी राजस्थान का थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं। थार रेगिस्तान रह रहा था, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ये थार रेगिस्तान वाला क्षेत्र है और इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या पड़ता है पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। यूपीपीएससी 2024 में भी आपने देखा था, मैप बेस्ड क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से भी आ सकता है। तो जैसे पूछ लेंगे कि जो थार का मरुस्थल है, थार का जो मरुस्थल है इसके उत्तरी भाग में क्या पड़ेगा? तो पंजाब के मैदान पड़ेंगे, ठीक है, नॉर्थ में पड़ेगा पंजाब का मैदान। इसके ईस्ट में क्या पड़ेगा? ईस्ट में यहाँ पर पड़ेगा अरावली। और इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा? दक्षिण में पड़ेगा साउथ में कच्छ का रण, साउथ में पड़ेगा कच्छ का रण। और इसके वेस्ट में पड़ेगा इंदुस का मैदान, वेस्ट में पड़ेगा इंदुस का मैदान पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पर इसका विस्तार हो गया थार डेजर्ट का, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। थार डेजर्ट की कुछ विशेषताएं यहाँ पे कवर कर लेते हैं। कई सारे तथ्य एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई सारे पूछे जा सकते हैं, तो इसको देखिएगा। थार मरुस्थल ये कितने किलोमीटर से ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक शुष्क क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है, वर्षा ज़्यादा यहाँ नहीं होती है। इसका टाइम पीरियड पूछ सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, ये कब बने हैं? प्लीस्टोसीन और उसके बाद के डिपॉजिट से थार मरुस्थल बना है। प्लीस्टोसीन और उसके बाद के डिपॉजिट्स पे ये पूछा गया था 2018 वाले यूपीपीएससी में। कई बार पुराने फैक्ट रिपीट हो जाते हैं, पीआईक्यू में आपने देखा ही होगा। प्लीस्टोसीन और उसके बाद के अवसाद के क्षेत्र में ये थार मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट का निर्माण हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है ये थार का मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर एक प्राकृतिक सीमा लगभग बन रही है, थार मरुस्थल बना रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। थार मरुस्थल की सतह एओलियन डिपॉजिट्स या एओलियन रेत से मिलकर के बनी है। एओलियन को मतलब क्या है? जिसका डिपॉजिट हवा द्वारा लाए गए कणों से होता है, एओलियन डिपॉजिट इसको बोलते हैं। मरुस्थल का भौगोलिक परिदृश्य लहरदार है, लहरदार है, जिसमें रेत के ऊंचे और नीचे टीले बनते हैं, ऐसा परिदृश्य थार मरुस्थल का। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा प्लेन नहीं है, ठीक है, ऐसा है, लहरदार है। तो यहाँ पर टीले बनते हैं रेत के, ऊंचे नीचे टीले बनते हैं रेत का, तो लहरदार आपको टोपोग्राफी यहाँ पे देखने को मिलती है। रेतीले मैदानों और निचली बंजर पहाड़ियों या भाकरों में विभाजित होते हैं, जो आसपास के मैदानों में अचानक से उभर आते हैं। जैसे आसपास के मैदान में अचानक से रेत जमा होती है तो वहाँ पर छोटे छोटे टीले देखने को मिलते हैं, जिनको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भाकर कहा जाता है, ठीक है, भाकर। तो अगर आपसे पूछ लें कि भाकर आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो थार मरुस्थल में।
थार मरुस्थल में टीले अपना स्वरूप और आकार बदलते रहते हैं, क्योंकि हवा के डिपॉजिट से बनते हैं, तो हवा जिस तरीके से रुख करती है उसी प्रकार से टीले बनते चले जाते हैं। बरचान या बरखान जिनको लिखा जाता है, ये भी एक तरीके का स्ट्रक्चर है देखने को मिलता है। ये अर्धचंद्राकार रेत का टीला होता है जो एक ही दिशा में बहने वाली हवा की क्रिया से बन जाता है। थार मरुस्थल पश्चिम में सिंचित सिंधु नदी के मैदान से, उत्तर और पूर्व में पंजाब के मैदान से, दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला से, और दक्षिण में कक्ष के रण से घिरा हुआ, जैसे हमने आपको मैप में दिखा दिया है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन जो उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में बारिश लाती, थार मरुस्थल में वर्षा नहीं करती है। अब यही बात आरओ में हमसे अभिकथन के रूप में पूछ सकते हैं, और इसका कारण आपको पता होना चाहिए। इसका कारण पता होगा तो अभिकथन कारण वाला सवाल अगर बनेगा तो इससे कर ले जाएंगे। इसका कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से अरावली चल रही है, ठीक है। अरावली यहाँ से चल करके दिल्ली तक जा रही है, और जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका ओरिएंटेशन भी इसी तरफ से होता है। साउथ वेस्ट मानसून जो है इस तरफ से अटैक करती है, ठीक है, मुंबई पर इस तरीके से आती हैं, मतलब केरल से आते हुए फिर ऊपर जाती हैं, इस तरीके से मानसून आता है। लेकिन अरावली का जो ओरिएंटेशन है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, मतलब अरावली जो है साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल चली जाती है, इससे टकराती नहीं, मतलब मानसून विंड्स जो अरावली से टकरा नहीं पाती हैं जिससे वर्षा हो पाए। इस वजह से जो वेस्टर्न पार्ट है ये शुष्क रह जाता है, शुष्क रह जाता है। एक बार पूछा भी गया था कि क्या कारण है, आरपीएससी में पूछा गया था राजस्थान के पीसीज में, और कई बार पूछा जा चुका है, इवन एनसीईआरटी बेस्ड स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर क्यों वर्षा नहीं होती है थार मरुस्थल में। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, उसको अरावली इंटरसेप्ट नहीं करता है। इसके पैरेलल अरावली का ओरिएंटेशन है, जब साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल चलती है अरावली तो ये इसको रोक नहीं पाती हैं, जिससे यहाँ पे वर्षा हो पाए। तो इस वजह से ये रीजन जो है एरिड रह जाता है, साउथ वेस्ट मानसून से टकरा नहीं पाती है अरावली की श्रृंखला, इस वजह से ये रीजन जो है एरिड रह जाता है, ठीक है। तो अगर अभी कथन ये दिया हो, कारण ये दिया हो कि अरावली रन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है अभी कथन की व्याख्या भी कर रहा है। साउथ वेस्ट मानसून के पैरेलल चली जाती है डायरेक्शन में अरावली, इस वजह से जो है नहीं हो पाती है वर्षा, थार मरुस्थल को शुष्क रहना पड़ जाता है। और क्या विशेषता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट की मृदा पूरे साल शुष्क रहती है और हवा से यहाँ पे अपर्दन होता है, हवा से इरोजन होता है। यहाँ पर लगाए गए गैर देसी प्रजातियों में जोजोबा सबसे आशाजनक साबित हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कम पानी सोखने वाले पौधे की जरूरत थी, तो जोजोबा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही इन जगहों पर रोपण के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार भी है। तो जोजोबा यहाँ पे पाया जाता है वनस्पति के रूप में, इसको एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था। शुष्क जलवायु विशेषता, यहाँ पर बहुत कम वनस्पति पाए जाते हैं, और विशिष्ट विशेषताओं के कारण मरुस्थली के नाम से इसको जाना जाता है, मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। मेसोजोइक युग के दौरान इस क्षेत्र को पानी के नीचे माना जाता था, लेकिन प्लीस्टोसीन और उसके बाद के समय में इसमें डिपॉजिट देखने को मिले थे, ये इस तरीके का हो गया है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, और ये कम वर्षा और अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण जल तनाव वाला क्षेत्र रहता है, ठीक है। आपने कई सारे मीम्स वगैरह देखे होंगे जो राजस्थान के ऊपर बनते रहते हैं। हालांकि मीम्स कई बार नकारात्मक भी होते हैं, हर चीज़ में स्टीरियोटाइप करने का काम करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पे जल तनाव होता है। इसके अलावा जो है कुछ धाराएं एक निश्चित दूरी के बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, सूख जाती हैं, फिर कह सकते हैं कुछ धाराएं एक निश्चित अवधि के बाद यहाँ पर सूखने का काम करती हैं। कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग खरीफ की फसलों से आता है, जो गर्मी में जून से जुलाई के बीच बोई जाती हैं। तो हमारे एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह देखने को मिलता है, और ये मरुस्थली क्षेत्र में बहकर के खत्म हो जाती है, कक्ष के रण में कहीं खो जाती है लूनी नदी, अरेबियन सी में पहुंच भी नहीं पाती है। तो लूनी नदी जो है मरुस्थली क्षेत्र से बहती है, इस वजह से नदी के ऊपरी भाग में तो मीठा जल मिलता है, परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह देखने को मिलता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा आप आगे के लिए। अब कुछ द्वीप और उनकी अवस्थिति हमसे पूछी जाती है, छोटे छोटे द्वीप, जैसे द्वारका अरब सागर की खाड़ी में, द्वीप जो है काठियावाड़ के तट पे देखने को मिलता है, वयंत शिवधर ये कच्छ की खाड़ी के पास, पिरम द्वीप ये खंबात की खाड़ी के पास, और अद्दू एटोल ये मालदीव का कह सकते हैं दक्षिणतम स्थित एटोल है। एटोल क्या होता है हम बता चुके हैं एक दो क्लास पहले, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको रहेगी नहीं। एनवायरनमेंट का टॉपिक नहीं हुआ है बहुत दिन से, इसको हम लोग देख लेते हैं। एनवायरनमेंट में प्रोडक्टिविटी, इसके सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए सौर ऊर्जा का निरंतर इनपुट मूलभूत आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया था, किसी भी तरीके के इकोसिस्टम में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो सन ही है, भले ही वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से चल रहा हो, लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कोल पेट्रोलियम भी अल्टीमेटली सन के द्वारा ही
हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो कोई भी इकोसिस्टम हो, आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, किसी भी तरीके का हो, सौर ऊर्जा का इनपुट मूलभूत आवश्यकता है। सोलर रेडिएशन से संचालित है सब कुछ हमारे पृथ्वी पर। प्राथमिक उत्पादन को प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि सिंपल टर्म्स में समझिए कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है कि सोलर रेडिएशन से जो पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बायोमास एक निश्चित समय अवधि में एक प्रति इकाई क्षेत्र में जो बनाएंगे उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। पौधों द्वारा एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि के दौरान जो बायोमास सृजित किया जाता है उसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर के रूप में, ठीक है, भार ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है इसको। बायोमास की उत्पादन दर को उत्पादकता कहा जाता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बनिक पदार्थ से के उत्पादन की दर होती है। एक बड़ी मात्रा में उपयोग पौधे श्वसन में करते हैं इसका प्रयोग। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का एक बड़ा पोर्शन जो है किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है? पौधों के द्वारा, रेस्पिरेशन के दौरान। सकल प्राथमिक उत्पादकता में श्वसन से हुई ऊर्जा हानि को घटाने के बाद शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता निकाली जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है। और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता हेटेरोट्रॉफ्स यानी शाकाहारी जंतु और अपघटकों को उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास होता है, ठीक है। यानी पौधे जितना शोषण कर लेते हैं और जो ऊर्जा नष्ट हो जाती है उसमें, उसको हटा करके जो हमको प्रोडक्ट मतलब उत्पादकता मिलेगी, जो बायोमास मिलेगा, उसको हम लोग एनपीपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेन अंतर क्या पड़ जाता है कि जो पौधे शोषण में ऊर्जा खर्च कर देते हैं उसको हटा दें अगर हम, तो हमको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जिसमें पौधों द्वारा शोषण में उपयोग की गई ऊर्जा भी शामिल हो जाती है, ठीक है। जो कार्बनिक मैटर पौधे शोषण में यूज़ कर लेते हैं उसको अगर इंक्लूड कर लें तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और उसको हटा दें हम तो हमको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। कई बार आपको लगेगा कि इन्वायरमेंट में बहुत टेक्निकल में बता रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम की डिमांड है, ये पूछा जा सकता है आरओ में। प्राथमिक उत्पादकता जो है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधों की प्रजातियों पर निर्भर करती है। कुछ पौधे ज़्यादा उत्पादक होते हैं, कुछ कम होते हैं। ये विभिन्न पर्यावरणीय कारकों जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता, पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है, और कितनी सनलाइट अवेलेबल है इस पर भी निर्भर कर सकती है। ये विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में अलग अलग होती है प्रोडक्टिविटी। तो ये कुछ बातें प्रोडक्टिविटी के बारे में ध्यान रखिएगा। द्वितीय को उत्पादकता का कह सकते हैं डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट एट विच कंज्यूमर्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इन देयर फूड इनटू देयर बायोमास। ये ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ फूड कंज्यूम्ड में व्यक्त की जाती है। द्वितीय उत्पादकता वह दर होती है उपभोक्ता अपने भोजन में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को बायोमास में परिवर्तित करता है। किलोग्राम भोजन की खपत पर ग्राम की इकाई में मापा जाता है इसको। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, रेट एट विच कंज्यूमर्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इन देयर फूड टू बायोमास। मतलब फूड में उपलब्ध केमिकल एनर्जी से जितना बायोमास बनाते हैं उसकी दर को वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है इन्वायरमेंट में। अब अपघटन को देख लेते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन को देख लेते हैं। इसकी कुछ स्टेजेस होते हैं, ये प्रक्रिया डीकम्पोजिशन की कैसे होती है और क्यों जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अपघटन के लिए जैसे केंचुओं का प्रयोग किसान कई बार करते हैं। किसान का मित्र कहा जाता है केंचुओं को, क्योंकि ये डीकम्पोजिशन करता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का खंडन करके भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। ये अपघटक जीव कहलाते हैं। केंचुआ जैसे हो गया। अपघटन का मतलब क्या होता है? अपघटन का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन, तोड़ना जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में। डिकम्पोजिशन मतलब जो कंपोजिशन है उसको तोड़ देना, ठीक है, जो संगठन है उसको बिखेर देना। ऐसा क्यों जरूरी है हमारे इन्वायरमेंट में? अगर डिकम्पोजिशन ना होता, ठीक है, डिकम्पोजिशन अगर ना होता तो आप जो बर्गर खाते हैं वो आपके पेट से वैसे ही निकल जाता, उसका कोई अपघटन ना होता, ठीक है। खाना हम बनाते जो है जो हमेशा ही वैसे ही बना रहता। आपने दाल चावल बनाया वो 2 साल बाद भी वैसे ही रखा रहता अगर डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया ना मौजूद होती हमारे इकोसिस्टम में। तो अब इन्वायरमेंट की भाषा में डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं? जब कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक मैटर जो होता है, कार्बनिक मैटर को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पोषकों में खंडित करने की सहायता, मतलब जल पोषकों कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित करने में जो तत्व सहायता करते हैं उनको अपघटक कहा जाता है, और प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका जो सिंपल कह सकते हैं चीज़ों में तोड़ दिया जाता है, तो उसी को हम लोग अपघटन कहते हैं। डिकम्पोजिशन सब चीज़ का होगा, ठीक है।
जैसे हमारा भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, जब हमारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया क्या है डिकम्पोजिशन की, उसको देख लेते हैं, उसके स्टेप्स पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे डिकम्पोजिशन की सबसे पहली प्रक्रिया है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं खंडन। जब अपृतहारी जीव केंचुए द्वारा अपृत को छोटे छोटे कणों में खंडित कर दिया जाता है। जैसे कोई आप शरीर ले लीजिए, किसी पालतू पशु को आप ले लीजिए, आपके पास एक पालतू पशु था जो कि अब नहीं रहा है, उसने अपना प्राण गंवा दिए हैं। तो कोई अपृतहारी जीव जो होगा, जैसे केंचुए हो गए छोटे छोटे और भी वर्म्स हो गए, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ देंगे, उसका पूरा शरीर छोटे छोटे भागों में बंट जाएगा। फिर निक्षालन होता है, जब अकार्बनिक पोषक भूमि स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। थोड़ा सा कठिन लग रहा है, इसको थोड़ा इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम लोग। फ्रेगमेंटेशन के बाद होता है लिचेशन। सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल लेयर में चले जाते हैं और जो है प्रेसिपिटेट कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनअवेलेबल सॉल्ट्स। फिर कैटाबॉलिज्म होता है, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स जो है ये वेस्ट को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं, जिसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ह्यूमिफिकेशन होता है, उसके बाद डार्क कलर्ड क्रिस्टल लेस एलिमेंट होता है ह्यूमस, एसिडिक और अमॉर्फस नेचर का होता है। जैसे ह्यूमस का नेचर क्या है, एसिडिक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, इट्स डिकम्पोजिशन अकर्स वेरी स्लोली। एक बार ह्यूमस स्टेज में मैटर पहुंच गया तो धीरे धीरे फिर उसका अपघटन होता है। ये कोलॉइडल नेचर में होता है और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, तभी ह्यूमस की आवश्यकता पड़ती है। जब कई बार आप गार्डन में जब नए पौधे लगाना चाहते हैं तो आप कहा जाता है कि ह्यूमस का प्रयोग उसमें किया जाए, ठीक है। मिनरलाइजेशन की बात करें तो ह्यूमस को फिर तोड़ा जाता है बहुत धीमी प्रक्रिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जिसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो ये 4 स्टेप में प्रोसेस होती है, एक्चुअली जो है 5 स्टेप में, फ्रेगमेंटेशन, लिचेशन, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो इन 5 स्टेजेस में डिकम्पोजिशन या अपघटन की प्रक्रिया होती है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया गया है कि जैसे एक पेड़ जो है उगा, पेड़ से जो है एक पत्ता गिर गया, ठीक है, पत्ते को जो है एक कैटरपिलर ने खाया, उसको तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ये पत्ता जो है ऐसे स्वरूप में आ गया बहुत सिंपलर स्टेजेस में, और ये फिर जो है सॉइल में चला गया, यही पत्ता सॉइल में चला गया और उसके न्यूट्रिएंट सॉइल ने ग्रहण कर लिए, फिर वो न्यूट्रिशन पेड़ को मिल गया। तो इसी तरीके से जो भी हम नेचर से लेंगे एक ना एक दिन नेचर को वापस कर देंगे, यही नियम है प्रकृति का। जो आपने लिया एक बार आपने लिया, ऐसा मत समझिए कि आपने उसको बैंक में रख लिया, आपको वापस करना ही पड़ेगा नेचर को। डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, इसके संबंध में क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, इसको देखिएगा। जैसे अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अपघटन में O2 यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ये सही है। अपघटक की दर में जलवायु घटकों और रासायनिक संगठनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, कैसा मैटर है, ठीक है, कैसा जीव है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स जीव है तो ज़्यादा समय लेगा। यदि अपृत काइटिन और लिग्निन से भरपूर होते हैं तो धीमा अपघटन होता है। यदि नाइट्रोजन और जल विलेय तत्वों से भरपूर होता है तो अपघटन तेज होता है। तो काइटिन और लिग्निन ये ऐसे पदार्थ हैं जो देर से अपघटित होने का काम करते हैं। ताप और मृदा की नमी अत्यधिक अपघटन को प्रभावित करती है। जब नमी होगी और ताप ज़्यादा होगा तो अपघटन तेजी से होगा। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी नेचुरल डेथ मरता है, ठीक है, और उसको धूप में रख दिया जाता है, उसकी आप कह सकते हैं शरीर को, तो उससे जो है सड़न होने लगती है, वो जल्दी सड़ने लगता है शरीर, उसको बर्फ़ में रखा जाता है और डिकम्पोजिशन तेज़ी से होने लगता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और सॉइल में नमी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अपघटन की प्रक्रिया आपने समझ लिया। डिकम्पोजिशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके सहायक होते हैं। ह्यूमस में ये एसिडिक और एमोर्फस नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसी बात पे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम, रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग, कौन सा इसमें सही सुमेलित है आपको बताना है। और ये प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्रोडक्शन एट ऑटोट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द होस्ट लेवल प्रोडक्शन, कौन सा कथन इसमें सही है। पॉलिटी में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 में अनुच्छेद 14 में समझाया गया है, इसमें क्या क्या शामिल है। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। इसके अलग अलग यहाँ पे वर्जन्स हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या क्या आता है। विधि के समक्ष समानता की भावना इसमें समाहित है, जो ब्रिटिश संस्करण से प्रेरित है या ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। और विधि के समक्ष समान संरक्षण की भावना ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। ये दोनों अलग अलग बातें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखने में समान लग रहा है, सूक्ष्म अंतर है इसमें। अभी के लिए ध्यान रखिए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का भी कॉन्सेप्ट भारत के
आर्टिकल 14 में बताया गया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का भी, दोनों का यहाँ पे महत्व बताया गया है। एक विधि के अंतर्गत सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि सभी कानून समान स्थितियों में समान रूप से सभी पर लागू होने चाहिए। जबकि एक्चुअली में ऐसा कई बार नहीं हो पाता है। किसी भी कानून को आप पढ़िए, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस उसमें दिए रहते हैं और वो रीजनेबल भी होते हैं कई बार। भारत में संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, ये ध्यान रखना है। समानता के अपवाद क्या हैं, इसके संबंध में क्वेश्चन आज के ही यूपीएससी पेपर में आया था 2025 वाले में, ठीक है, और इसको डिस्कस कर लेते हैं। समानता के अपवाद क्या क्या हो सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए, यानी कि ऑफिशियल वर्क्स के लिए, जो अपने ऑफिस में रहते हुए लोग जो परफॉर्म करते हैं, उसके लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 361 कहता है, ये आर्टिकल 361 स्पष्ट रूप से ये बात कहता है हमारा संविधान कि राष्ट्रपति राज्यपाल आधिकारिक कार्यों के लिए, यानी कि अपने पद पर रहते हुए कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। कुछ हद तक ये बात रीजनेबल भी फील होती है, क्योंकि डिस्क्रिशनरली काम नहीं करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर। प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पर और गवर्नर हो स्टेट लेवल पर। तो गवर्नर जो है किसके कह सकते हैं एड और एडवाइस पर काम करते हैं, सीएम, और जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो ये लोग कहेंगे वही गवर्नर करेंगे। और प्रेसिडेंट के केस में भी ऐसा ही होता है कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है और जो प्रधानमंत्री, उन्हीं की सलाह पर, मशवरे पर प्रेसिडेंट काम करते हैं, या फिर कह सकते हैं उन्हीं के नेतृत्व में जो निर्णय लिए जाते हैं उस पर मुहर लगाने का काम करते हैं। तो कुछ हद तक रीजनेबल भी है कि जो काम आपने खुद से किया नहीं है उसके लिए आप उत्तरदायी क्यों ही होंगे। उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आधिकारिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती और ना ही जारी रखी जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। उनके कार्यकाल के दौरान, ये टर्म जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि कार्यकाल के बाद भी। जैसे सत्यपाल मलिक के ऊपर जो है चर्चा हो रही है, सत्यपाल मलिक, अगर आप थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक चार्जशीट जो है शायद दायर की जानी है कहीं पर, मतलब सीबीआई जांच वगैरह कर रही है। तो सीबीआई जांच वगैरह कब कर रही है, जब सत्यपाल मलिक अपने पद पर नहीं है। जब तक वो अपने पद पर होते, राज्यपाल के पद पर कोई आपराधिक कार्रवाई, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जारी नहीं की जा सकती थी और ना ही शुरू की जा सकती थी। राष्ट्रपति या राज्यपाल को गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होती है। कोई भी आईपीसी या जो बीएनएस वगैरह आया है उसमें राष्ट्रपति राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई प्रक्रिया नहीं गिवन है। व्यक्तिगत कर्तव्यों के लिए सिविल प्रोसीडिंग्स केवल 2 महीने पूर्व सूचना के बाद ही शुरू की जा सकती है। मान लीजिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, कोई ज़मीन संबंधी मामला है, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग की जानी है, तो भी 2 महीने की पूर्व सूचना के बाद ही शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध संसद का कोई भी सदस्य अपने द्वारा कही हुई बात या मत के लिए उत्तरदायी नहीं होता है कोर्ट वगैरह में। अनुच्छेद 31C विदेशी संप्रभुओं के लिए कुछ प्रतिरक्षा का प्रावधान करता है, इसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है। तो ये कुछ इक्वलिटी के अपवाद हैं। इक्वलिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। क्या इक्वलिटी जो है एब्सोल्यूट नेचर की हो सकती है, तो उत्तर है नहीं। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत के संविधान में जो कह सकते हैं समानता का अधिकार है वो अनन्य हो सकता है, वो एब्सोल्यूट हो सकता है, ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होगा समानता का अधिकार। अगर ऐसा होता तो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, जो आरक्षण का सिस्टम है, वो एग्जिस्ट ही ना करता भारत में। आरक्षण का जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट ही ना करता अगर ये एब्सोल्यूट नेचर का इक्वलिटी लागू किया गया होता भारत में, ठीक है। इसके बाद ये 2025 यूपीएससी का जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं हम लोग। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस। कोई भी स्टेट का गवर्नर, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होगा पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों को कह सकते हैं यूज़ करने के लिए, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है शुरू नहीं की जा सकती, न जारी रखी जा सकती गवर्नर के ऊपर उसके टर्म के दौरान, ये भी सही है। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल फॉर एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एनीथिंग सेड इन द हाउस। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। यूपीएससी 2025 में आया था ये सवाल, ये आर्टिकल 361 पे आधारित है। 361 में सभी बातें दी हुई हैं। तो कह सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का एक एक्सेप्शनल केस है। आर्टिकल 361 में ये कहा गया है कि कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे, वो जो है समानता के अधिकार जो को कह सकते हैं थोड़ा सा न्यून करेंगे। कल हमने प्रश्न आपसे पूछा था, इसका उत्तर सरल है, इसका उत्तर है बी।
ठीक है, अगर आपको ये पता होता कि हरंग वंश सबसे पुराना है इन सभी वंशों की जिसके बारे में बात की गई है, सभी वंशों के किसी न किसी युद्ध के बारे में बात की गई, लेकिन सबसे पुराना जो वंश है इन चारों में ये है, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध भी सबसे पहले इस वंश के बीच हुआ होगा। अजातशत्रु और लिच्छवियों का संघर्ष सबसे पहले हुआ होगा और फिर बाद में यशोधर्मन, मिहिरकुल, शासक, सातवाहन या फिर स्कंदगुप्त हूण संघर्ष हुआ होगा काफ़ी बाद में। तो हमारा आंसर इसमें बी हो जाएगा। तो ऐसे ही हिस्ट्री में कई बार आपको दिमाग लगाना है, क्रोनोलॉजी वाला। क्रोनोलॉजी अगर क्लियर है तो हिस्ट्री क्वेश्चन कई बार बिना सारी चीज़ें पता हुए भी सॉल्व किए जा सकते हैं। इसमें कोई भी ईयर अगर आपको ना याद रहता तब भी अगर आपको ये भान होता कि अजातशत्रु और लिच्छवी सबसे पुराने वंश हैं दिए गए वंशों में से, तो इन्हीं का युद्ध सबसे पहले हुआ होगा। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ठीक है, मनसबदारी काफ़ी ज़रूरी है एग्जाम के लिए। और हेडक्वार्टर ऑफ आईकार डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, आईकार रेपसीड और सरसों अनुसंधान निदेशालय के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। आर के लिए जरूरी हो सकता है।